Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु साइकोलॉजी का मॉडल पेपर नंबर ये लेकर आया हूं, जिसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र से। व्यावहारिक प्रश्नों का समावेश किया गया है साथियों, तो बिल्कुल आपको पूरे ही 20 प्रश्न जरूर देखना है। मित्रों, पहला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मित्रों प्रश्न नंबर 1 देखने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हम कुछ मित्रों ने एक ऐप बनवाया है जिसका नाम टीचर गुरुजी है। क्या नाम है उसका? टीचर गुरुजी इस ऐप का नाम है। वहां पर आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं, निःशुल्क बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। अभी ऐप बनवाया ही है तो उसमें कुछ अपडेट किया जा रहा है, लेकिन आप बिल्कुल वहां पर अपनी रैंक भी देख सकते हो। रैंक भी देख सकते हो जितने बच्चों में से कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी रैंक कौन सी है। निःशुल्क है वहाँ पर। जैसे ही देखो, मैं पहली चीज़ तो टीचर गुरुजी ये जो ऐप है साथियों, मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर खोलना नहीं आता है तो नीचे कमेंट में भी पिन कर दूंगा। वहाँ पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बिल्कुल रोजाना एक टेस्ट निःशुल्क दीजिए साथियों। निःशुल्क MCQs वहाँ पर निःशुल्क क्विज मिलेगी। रैंक पता हो जाएगी कि 200-500 जितने बच्चों ने टेस्ट दिया है तो आपका कौन सा स्थान आया है। तो ये सुविधा आपके लिए की गई है। बाकी कुछ पेड वाली चीज़ें भी है तो आप वो भी ले सकते हो। अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं साथियों, आप निःशुल्क ही रोजाना एक टेस्ट दे सकते हो। वहाँ पर रोजाना टेस्ट अपलोड किया जा रहा है। 2 टेस्ट मेरे खुद के अपलोड कर दिए हैं मैंने साथियों। मेरा खुद का ही ऐप है, यूँ मान सकते हो आप। तो साथियों चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि। तो मित्रों, ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो इसमें 3 ग्रंथियां ऐसी है जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करेगी, लेकिन साथियों एक ग्रंथि ऐसी भी है जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित नहीं करेगी। तो उस ग्रंथि का नाम है साथियों पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि का संबंध व्यक्तित्व विकास से नहीं होता है। तो 4th विकल्प आपका सही है फिर प्रश्न नंबर 1 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी उपागम को किस रूप में देखते हैं? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन और निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। तो मित्रों, जीन पियाजे का नाम सभी ने सुना होगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का नाम सभी ने सुना होगा साथियों, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये जो दोनों ही हैं, ये संरचनावादी उपागम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं कि बालक जो है वो सक्रिय रह करके एक नियोजित तरीके से ज्ञान के अर्थ का निर्माण करता है, तो वही संरचनावादी उपागम है साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। मित्रों, तीसरा क्वेश्चन समझना थोड़ा सा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अधिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास और दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो मित्रों देखिए, इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है लोरेंस कोहलबर्ग ने, तो उसमें इन्होंने एक घटना का वर्णन भी किया है। हिंज नाम का एक व्यक्ति है जो एक मेडिकल की दुकान में दवाई की चोरी करता है। अब वो जो दवाई है वो दवाई ही उसकी पत्नी की जान बचा सकती है। तो एक बच्चा क्या कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चोरी करेगा तो फिर उसको पकड़ेंगे, जेल भेज देंगे। तो मतलब बालक वहां पर दंड और आज्ञा पालन स्तर पर है साथियों। मतलब वो ये देखता है कि अगर हम कोई गलत चीज करते हैं, मतलब कोई गलत चीज करते हैं तो उसकी हमें सजा मिलती है। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है साथियों वही सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में। ये प्रथम अवस्था होती है साथियों नैतिक विकास की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है?
यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है और परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है और उपरोक्त सभी। तो मित्रों, विकास के बारे में सत्य कथन की बात करें तो सत्य कथन नहीं है, ये पूछा है, नहीं है, तो बिल्कुल है, जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसको देखा और मापा जा सकता है, ये गलत है साथियों। इसको आप माप नहीं सकते, इसको आप देख नहीं सकते साथियों। देखिए, दूसरा तो बिल्कुल सही है कि वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, और विकास में बताऊं जन्म से आरंभ न होकर गर्भावस्था से आरंभ होता है, यहाँ पर ये विकल्प भी गलत है साथियों। तो यहाँ पहला और तीसरा दोनों सही है, बट थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है। तो हम थर्ड पर जाएंगे, तीसरे विकल्प पर। बट पहला भी सही है क्योंकि जन्म से नहीं बल्कि ये गर्भावस्था से आरंभ होता है साथियों। तो थर्ड ही विकल्प रहेगा मेरे अनुसार। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता और सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो मित्रों, जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है उसमें प्रथम अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसकी आयु है 0 से 2 वर्ष। तो बालक इस अवस्था में तो सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखेगा नहीं, तर्क नहीं दे सकता है, विश्लेषण नहीं कर सकता है, बल्कि स्मृति, अनुकरण और मानसिक प्रस्तुतिकरण, ये तीनों विशेषताएं संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आ जाती है। तो मित्रों, विकल्प नंबर 1 सही है 5वें में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, विकास कैसा परिवर्तन है? रचनात्मक, गुणात्मक, गणनात्मक और नकारात्मक। तो विकास की अगर हम बात करें तो विकास की गणना नहीं की जा सकती है, नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक है, रचनात्मक या गुणात्मक। तो साथियों, यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन होता है विकास। कैसा परिवर्तन? गुणात्मक, व्यक्ति के गुणों में जो वृद्धि होती है वो। दूसरा विकल्प सही रहेगा 6ठे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, मित्रों 7वां क्वेश्चन है, बिग व हंट के अनुसार रिक्त स्थान की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो परिवर्तन संपूर्ण अवस्था को व्यक्त कर देता है। किशोरावस्था को एकमात्र शब्द वो है परिवर्तन, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के बालक के अंदर परिवर्तन होते हैं। चाहे आप शारीरिक परिवर्तन कह दो, सामाजिक परिवर्तन कह दो, मनोवैज्ञानिक कह दो, या अन्य कोई परिवर्तन हो सकता है। तो साथियों, ये परिवर्तन किस में होते हैं सबसे ज़्यादा? किशोर अवस्था में। थर्ड विकल्प सही रहेगा 7वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है मित्रों, एक बालक बुद्धि में औसत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा में उच्च है, सृजनात्मकता में निम्न है और सामाजिक विकास में औसत है। यह उदाहरण है मापनीय वैयक्तिक विभिन्नता का, अवलोकनीय वैयक्तिक विभिन्नता का, अंतर वैयक्तिक विभिन्नता का और अंतः वैयक्तिक विभिन्नता का। तो मित्रों देखिए, बुद्धि में कैसा है बालक? औसत है, उपलब्धि अभिप्रेरणा में वो उच्च है, सृजनात्मकता में निम्न है, सामाजिक विकास में औसत है। तो मतलब यहाँ पर आप इसका मापन कर चुके हो, तो ये मापनीय वैयक्तिक विभिन्नता का उदाहरण है साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 9 को। तो चलिए 9वें क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है? संज्ञान, सांकेतिक, शाब्दिक और आकृतिक। तो गिलफोर्ड ने विषय वस्तु के अंतर्गत आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक, ये 4 प्रकार की बताई है। संज्ञान जैसी कोई विषय वस्तु का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। इनके मॉडल कक्ष की अगर हम बात करें तो संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत दिया था, जिसमें कुल 120 मॉडल कक्ष इन्होंने बताए थे साथियों। अर्थात प्रथम विकल्प सही रहेगा 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है प्रारूप या प्रकार सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। तो मित्रों देखिएगा, शेल्डन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय,
तो ये शील गुण तो ये नहीं है, मनोविश्लेषण भी नहीं है, घटना क्रिया विज्ञान भी नहीं है, बल्कि ये प्रारूप या प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं साथियों। अलग अलग प्रकार से जो शारीरिक के आधार पर, शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करे तो वो प्रारूप या प्रकार सिद्धांत में आएंगे। प्रश्न नंबर 11, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब आधा टेस्ट आप दे चुके हो। 11वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यस्मरण द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल दे, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों व पुरस्कारों के उपयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित करने एवं उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं और उनके आक्रामक व्यवहार को निर्देशित करते हैं। तो मित्रों देखिएगा, प्रत्यस्मरण का मतलब तो रटना हो जाता है एक तरह से किसी चीज़ को, बल्कि अगर आप पुरस्कार और उपहार को उपयोग को महत्व दे रहे हो तो वो भी प्रतिभाशाली के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जो उनके चिंतन को प्रेरित करे और उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर भी दे साथियों। थर्ड विकल्प है 11वें क्वेश्चन में राइट। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मूड स्विंग्स, बी को डी, वास को सा, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उपयुक्त सभी। तो मित्रों एक जो अधिगम निर्योग्य बालक होता है उसमें मूड स्विंग्स भी होता है। मूड स्विंग्स का मतलब होता है बार बार मूड चेंज होता है ना, वो जैसे अपना बार बार हर बात को लेकर मूड चेंज हो जाता है, तो साथियों मूड स्विंग्स वो कहलाता है। तो ये भी अधिगम निर्योग्यता है। बी को डी पढ़ना, वास को सा पढ़ना, 21 को 12 पढ़ना, ये भी अधिगम निर्योग्यता है। कम अवधान विस्तार, ये भी अधिगम निर्योग्यता है, मतलब उपयुक्त सभी। चौथा विकल्प सही है। फिर 12वें क्वेश्चन में आपके नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन है मित्रों, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल से एक व्यक्ति के किस गुण को मापा जाता है? बौद्धिक, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व। तो स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण है साथियों, बौद्धिकता को मापा जाता है, इससे बुद्धि का मापन किया जाता है साथियों इस परीक्षण से। अतः यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH शॉर्ट में कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है मित्रों, या विकल्प नंबर 2 कोलकाता में स्थित है, या विकल्प नंबर 3 देहरादून में स्थित है, या विकल्प नंबर 4 दिल्ली में स्थित है। तो मित्रों राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में। थर्ड विकल्प आपका सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साथियों। 15वां क्वेश्चन, अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है? रक्षा युक्ति, स्व बचाव, स्व प्रत्यय और स्व बचाव व्यूह रचनाएं। तो मित्रों अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचनाएं जो अहम को किससे बचा रही है? दुश्चिंता से। अवचेतन को आप अचेतन भी कह सकते हो। जो हमारा अचेतन मन है लगभग 90% हमारे मस्तिष्क का वो होता है, या हम जिसको 9/10 भी कहते हैं। तो इसमें कई प्रकार की व्यू रचनाएं चलती रहती है जो हमारे वास्तविकता का सिद्धांत है, अहम वाला, ईगो वाला, इसको दुश्चिंता से बचाती है, जैसे कल्पना करना, दूसरे पर आरोपित करना, इस प्रकार से। तो उसको हम रक्षात्मक युक्तियों के नाम से जानते हैं। प्रथम विकल्प आपका सही है। ये क्वेश्चन रीट एग्जाम 2016 में आया था साथियों। प्रथम विकल्प सही रहेगा 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कथन नहीं है उसका चयन कीजिएगा। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, और बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो मित्रों बुद्धि के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है? जी हाँ, सीखने की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं, समस्या के हल करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं, नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं, लेकिन परिश्रम करने की योग्यता को बुद्धि नहीं कहा जाता है, क्योंकि परिश्रम तो शारीरिक होता है साथियों। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 16 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 पर।
लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा साथियों, और साथ में बता कर जाइए 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो साथियों 17वां क्वेश्चन, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक प्रयोग होता है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में और श्रेणी वर्गीकरण में। तो मित्रों निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक प्रयोग किस में होता है? राइट आंसर का चयन करो। देखिए इसका जो राइट आंसर है मित्रों, छात्रों का वर्गीकरण करने में ही सबसे ज़्यादा निष्पत्ति परीक्षण या परफॉर्मेंस टेस्ट का उपयोग होता है। थर्ड विकल्प सही है 17वें में। मित्रों एक अति महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि हम कुछ शिक्षक साथियों ने मिलकर के एक ऐप बनवाया है जिसका नाम है टीचर गुरुजी। तो मित्रों मैंने कमेंट में भी उसके लिंक को पिन कर दिया है, और साथ में नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वो लिंक दे दी है। उसमें आपको बहुत सारे निःशुल्क टेस्ट में रोजाना एक टेस्ट निःशुल्क क्विज के रूप में वहाँ पर डालता हूँ, जहाँ पर आप अपनी रैंक भी देख सकते हो निःशुल्क, कि जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उसमें से आपके कितनी रैंक आई है। जो वहाँ पर एक मेरा फोटो आएगा और मेरे चैनल का नाम आएगा, उस पर क्लिक कर देना, फिर वो आपके टेस्ट खुल जाएंगे, तो वहाँ पर आप टेस्टों को देख सकते हो। बिल्कुल निःशुल्क है ये चीज़ साथियों। कुछ चीज़ें पेड वाली भी है, चाहो तो वो भी ले सकते हो, बट अगर नहीं लेना चाहते हो तो भी बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क नोट्स वगैरह PDF वगैरह वहाँ पर मिल जाएगी। एक बार ज़रूर डाउनलोड करके देखिएगा साथियों। अभी अभी ऐप बनवाया है तो कुछ चीज़ें अभी अधूरी है, यूँ मान सकते हो कि पूरा कोर्स अभी नहीं डाला है उस पर, लेकिन बहुत ही जल्द हमारी टीम वहाँ पर पूरा कोर्स डाल देगी। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, आधारभूत एवं सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं को संकट और उसको स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो मित्रों जो वंचित बालक है उसको जो उसकी स्वाभाविक दर है उसके जो विकास है उसका उन अवसरों से भी वंचित रखा जाता है, उसको भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का भी संकट आता है, आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलता है, लेकिन सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना ये वंचित बालक में थोड़ी आएगा। भाई सब मिल रहा है तो फिर काहे के वंचित। तो साथियों दूसरा विकल्प सही है 18वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अवधान संबंधी विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदित, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर और ऑटिज्म। तो मित्रों विशिष्ट अवधान संबंधी विकलांगता के अंतर्गत ADHD आता है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? ADHD, जिसको हम बोलते हैं साथियों ADHD को ऐसे अटेंशन, D से डेफिसिट, A से हाइपर और D से डिसऑर्डर। तो साथियों यहाँ पर थर्ड विकल्प सही है 19वें में। अब अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का अभाव और मौलिकता। तो मित्रों देखिए जो एक मंद बुद्धि बालक है उसके सीखने की गति भी मंद होती है, शारीरिक दोष हो सकता है, अमूर्त चिंतन का अभाव पाया जाता है, लेकिन मौलिकता ये मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, बल्कि ये तो सर्जनशील बालक की विशेषता है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 20 में। तो आज के ये 20 क्वेश्चन पूरे हुए। कमेंट करके जाइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए।